October 2024, investors of the National Savings Scheme have been jolted with a shock, perhaps which they have not even realized what the impact of it is. बिल्कुल सही बताया मैंने आपको दोस्तों, नेशनल सेविंग स्कीम 1987 में जो एक स्कीम आई थी और 1992 में जिसको बंद किया गया, वो 5 साल के लिए एक विशेष स्कीम थी जिसको हम EET माना एग्जम्प्ट टैक्स वाली स्कीम कहते थे। जब आप पहले 30,000 या 40,000 का निवेश करते थे, आपको वो डिडक्शन मिल जाता था, यू गॉट अ स्ट्रेट कट डिडक्शन एंड देयरफॉर देयर वाज एन इंसेंटिव टू सेव टैक्स। व्हाट यू आर टोल्ड इज कि द इंटरेस्ट विच यू विल अर्न ऑन द डिपॉजिट इन दिस स्कीम NSS, popularly known as NSS, will not be taxed until and unless the amount of either the principal or the interest thereon is withdrawn. There was no maturity as such because it was an open-ended investment which you could hold on until you wanted. In fact, one of the most attractive things, जो सबसे एक लुभावनी चीज आपको बताई गई थी उस समय पे और टैक्स प्लानिंग के लिए जिसका एक बहुत अहम महत्व भी था, वो ये था कि सेक्शन 80 CCA में ये कहा गया था कि ये स्कीम के तहत NSS में जो भी आपकी डिपॉजिट होगी और डिपॉजिटर का अवसान होता है, ऑन द डेथ ऑफ द डिपॉजिटर, the amount that the legal heirs would get would be completely free of tax. So it was just like a life insurance scheme, because life insurance proceeds if the normal rules are followed. There is no tax on maturity in case of death. This was going on fine. But all of a sudden, in August 2024, came a notification, and along with a number of savings schemes, the depositors were notified that with effect from 1st October, you will not get interest if certain conditions or rules apply in your case. For example, NRIs were told कि भाई आपके PPF के अकाउंट को आप चालू रखेंगे, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. You know, one of the shocks which people did not realize is NSS. You are told that after 30th September, that is with effect from 1st October onwards, you will not receive any interest. The interest that was paid for quite some time, as per the last prevailing interest rates, was 7.5% per annum. आपको ये जो आपका डिपॉजिट का बैलेंस था, और समझिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि आपका 31 मार्च 92 जब ये स्कीम बंद हुई, 5 साल के लिए आपने निवेश किया था और उस पर जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ 2 लाख रुपए की रकम थी. 2 lakhs were there as on 1/4/92. From April 92 to October 24, for all these years, the deposit earned interest of say 7.5%, the prevailing interest rates. Obviously, you never had any tax to pay, and you kept on holding because the rule was that if you withdraw any amount, you could withdraw, but if you withdraw, then the whole of the amount, that is the principal plus the interest, would be taxable. As I said, the exception was if you hold it until you pass away and the money goes to your legal heirs, there is no tax. You also had an opportunity that you could withdraw this amount in years where you did not have as much of taxable income. तो आप उसके आधार से अपना टैक्स का प्लानिंग कर सकते थे. अब क्या हुआ है, आपको ये बताया गया कि 30 सितंबर के बाद आपके NSS पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा.
आप कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट के रूल्स के आधार से अगर एनुअल कंपाउंडिंग भी देखते हैं तो 2 लाख रुपये का उस समय का बैलेंस आज 32 सालों में ऑलमोस्ट ओवर 10 टाइम्स 20 लाख के ऊपर होता है। अब 20 लाख रुपया आपके एनएसएस के अकाउंट में है, 1 अक्टूबर के बाद आपको उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जो पहले आपको 1.5 लाख रुपया 20 लाख पर 7.5% के हिसाब से 1.5 लाख मिलता था, यू आर गेटिंग दैट इंटरेस्ट एंड दैट इंटरेस्ट वाज नॉट टैक्स्ड बिकॉज अंटिल यू विड्रॉ देयर वाज नो टैक्स। नाउ फॉरगेट द टैक्स बेनिफिट, यू आर टोल्ड देयर इज नो इंटरेस्ट। ऑब्वियसली जब आपको कोई अमाउंट पर ब्याज नहीं देता है तो आप क्या करोगे, उसको विड्रॉ करोगे। तो अब समझिए आप विड्रॉ करने गए, चॉइस तो आपकी नहीं है, उन्होंने आप पर कंपल्जन डाला कि आप विड्रॉ करो। विड्रॉ करने गए तो 20 लाख रुपया, समझिए आपकी नॉर्मल इनकम में ये 20 लाख की इनकम को जोड़ के 10% तो एक तो 20 लाख पर टीडीएस कटेगा, पर उससे भी बात नहीं बनेगी क्योंकि ये 20 लाख को आपकी रेगुलर इनकम में जोड़ा जाए तो ऑब्वियसली ये टॉप ब्रैकेट में आ जाएगा 30% में। तो 6 लाख रुपया इतने सालों तक आपने प्लानिंग करके होल्ड किया एंड ऑल ऑफ अ सडन यू आर टोल्ड 6 लाख भरने को तैयार हो जाओ। या तो आपको कंपल्जन नहीं है, आप होल्ड करो, हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। आपको अगर टैक्स का एग्जम्पशन लेना है तो डू इट एंड कीप दैट अमाउंट अंटिल योर डेथ विदाउट टेकिंग एनी इंटरेस्ट। दोस्तों, पहली बार भारत के वित्तीय इतिहास में ऐसी एक परिस्थिति खड़ी हुई है जहां हम ब्रीच ऑफ प्रॉमिसरी एस्टोपेल का जो एक नियम है उसको लागू करने का समय आया है। शायद ये पॉइंट पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाएंगे और कहेंगे कि भाई ये आपकी मुंसफी की बात है कि आप इंटरेस्ट नहीं देंगे, ये आप डिसीजन लेके आप कंपेल करो। बट देन ये डिसीजन के साथ आप टैक्स पेयर को मजबूर करते हो कि भाई आपको विड्रॉ करना है और विड्रॉ करना है तो आपको उस पर टैक्स भरना है। योर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, द एक्यूमुलेटेड अमाउंट फॉर ऑल दीज ईयर्स टुगेदर। समझिए 32 साल तक आपने जो टैक्स प्लानिंग का आश्रय लेते हुए, सब्र करते हुए एक अपना पैसा ये सेविंग स्कीम में बना के रखा, चकनाचूर हो जाएगा आपका सपना। All your dream will be crashed because you will be called upon to pay tax at 30%. क्या ये जायज़ है? दोस्तों, नेशनल सेविंग स्कीम के जो डिपॉजिटर्स हैं और 32 साल तक जिन्होंने होल्ड किया है, काफ़ी कई लोग तो ऐसे हैं कि रिटायरमेंट के बाद आज उनकी 70-80 साल की उम्र होगी या तो यंगर एज में भी है। बट व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू से कि भाई जो हमने आपको एक क्लियर कट एग्जम्पशन का फ़ायदा दिया था। देखिए, जब भी आप कोई नया प्रोविज़न लाते हो कि भाई पहले कैपिटल गेन्स एग्जम्प्ट थे, फिर उन्होंने कैपिटल गेन्स को टैक्सेबल बनाया तो ग्रैंडफादरिंग का प्रोविज़न आया। जब भी कोई ऐसा बदलाव आता है फ्रॉम एन एग्जम्पशन रेजीम टू अ नॉन एग्जम्पशन रेजीम, देयर इज ऑलवेज अ प्रोविजन फॉर ग्रैंडफादरिंग। यू कैन से कि भाई ये जो पैसे आप इस समय सीमा के अंदर आप विड्रॉ करेंगे तो आपको, क्योंकि यू हैड नो नोटिस अबाउट इट अर्लियर, आपको अब हम इंटरेस्ट भी नहीं देंगे और इतने समय में आप पैसे विड्रॉ करते हो तो चूंकि आपको ये ऑप्शन अब हम नहीं दे सकते हैं कि यू कीप इट अंटिल योर लास्ट ब्रेथ एंड अलाउ इट टू पास टू योर heirs. I think the minimum that should be done is to allow a grandfathered exemption provision. Probably वित्त मंत्री के साथ जो इकोनॉमिक अफेयर्स के हमारे कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं,
जो ये स्कीम्स को रेगुलेट करते हैं उन्होंने भी ये इम्प्लीकेशन सोचा नहीं होगा. बट एज आई एक्सप्लेन, in over 3 decades, your investment, which has grown over 10 times, an investment which you had kept with a very clear goal and vision, ki bhai, you will keep it and allow it to pass to your next generation, you will get the worst shock of your life when, on one hand, no interest, on the other hand, you are told pay tax. And obviously, most likely you will pay tax in the highest bracket. Why? Because this is accumulated fund over 3 decades. दोस्तों, ये भूमिका आपके पास मैंने रखी है. इसके बारे में अभी तक ज़्यादा आवाज़ उठी नहीं है क्योंकि लोगों को पता भी नहीं चला है कि इसका ये असर खड़ा हो सकता है. But it is time. Investors, taxpayers sensitize themselves with the rude shock, this amendment in the notification can cause to them, particularly, not just in terms of interest. See, there were schemes like PPF, NSC, which were carrying interest earlier, and then you were told ki bhai, you will not get interest now if you become an NRI or if certain other conditions are violated, etc. But you were never told कि on your past exempt amounts also, you will have to pay tax. So I would strongly urge the Honorable Finance Minister and the authorities in the Ministry of Finance to look into this. I would sensitize and urge my taxpayer and investor friends to raise their voice, because otherwise it can create crisis of confidence. सरकार ने एक वादा किया है, जैसे वो कहा गया था कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. तो it was a promise that was given. You cannot break that promise in a situation that you compel taxpayers to withdraw and then say that you will have to pay tax. I hope this message will go loud and strong. ये बात जहाँ नॉर्थ ब्लॉक में पहुँचनी चाहिए पहुँचेगी. आशा ये भी करते हैं कि इसको सुलझाने के लिए कानूनी तौर से, क्योंकि on pure grounds of equity, justice and good conscience also, if the doors of any court are knocked in the context of a public interest litigation, दोस्तों कोर्ट भी कहेगी कि why should a small taxpayer and investor suffer just on account of a situation that has been created, perhaps not visualizing how serious the implications of the announcement could be. Let's hope better sense prevails. Thank you. Thank you.